आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब तक देश भर में 35 लाख से भी ज्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 5,71,000 से भी ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां पर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने देश में ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन बतौर गुड नेबरहुड भेजी है। इस समय भारत विश्व के एक बड़े वैक्सीनेशन हब के रूप में सामने आया है और पूरा विश्व कोविड वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रहा है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी किस्म कोवोवैक्स भी देश में जून 2021 तक मिलना शुरू हो जाएगी। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम, और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अपर्णा से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011233144444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो अब तक देश भर में 35 लाख से भी ज्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश ने इस वैक्सीन प्रोग्राम के लिए तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। जब वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिली थी, उससे पहले ही प्लानिंग हो गई थी कि कैसे किस किस फेज में किस किस को ये टीका लगेगा। सेकेंड, जितने भी वैक्सीनेटर्स थे उनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी। तो इस हिसाब से हमारे देश ने प्लानिंग बहुत पहले से की और जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल हुई, ऑर्डर प्लेस हुआ और वैक्सीन पहुंची, वैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हो गई और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वैक्सीन लग रही है। सब सेंटर्स में लोग जाकर के काफी खुश हो रहे हैं क्योंकि सबकी देखभाल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लगाने के लिए, एडवर्स रिएक्शंस मॉनिटर करने के लिए सबका बहुत अच्छा इंतजाम है सब जगह। तो हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गांव-गांव में है, उसकी वजह से इसकी फैल भी बहुत है। अभी मेजर सिटीज में किया है, धीरे धीरे और सेंटर्स बढ़ते जाएंगे और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आगे आगे हर गांव में जहां पे भी इम्यूनाइजेशन देते हैं वहां सब सेंटर्स में इसकी उपलब्धि होगी। जी, और डॉक्टर अपर्णा, जहां एक और कोविड टीकाकरण पूरे जोर शोर से देश में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले में लगातार कमी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 13,000 नए मरीज सामने आए हैं। आप कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है देश में, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड हमारे देश में काफी कम हो गया है और आशा करते हैं कि देश भर में, जैसे इंडिया का अगर हम लें तो एक सिंगल वेव अभी तक हुई है और आशा करते हैं कि वैक्सीन की वजह से सेकेंड वेव ना आए। ये हमारी होप है। अगर हम सब एहतियात बरतें और वैक्सीन लगवाएं, जिसको भी अभी दिया जा रहा है ये वैक्सीन, तो आशा ऐसी है कि सेकेंड वेव ना आए। ये जितनी भी कोविड कम करने की ये है, उसमें गवर्नमेंट का, पब्लिक का, सबका काफी हाथ है। तो हम लोग एहतियात बरतते रहें और वैक्सीन लगवाएं। उससे होप करते हैं
कि ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो कम ही रहें और ज्यादा नहीं बढ़े। कई देशों में ऐसा पाया गया है कि सेकेंड वेव आ रही है जो पहले से ज्यादा डेडली है। अब म्यूटेंट स्ट्रेन्स की बात सुन रहे हैं कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, जो इन्फेक्शन ज्यादा लोगों में फैला रहा है। एक ऐसा भी म्यूटेंट स्ट्रेन है जो साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, जो ज्यादा रिलेटिवली सीवियर है। तो हमको ये पूरी कोशिश करनी है कि हम सारे एहतियात बरतते रहें और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं। जी डॉक्टर अपर्णा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हमें प्रिकॉशन लेना है, अनुशासन में रहना है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो दोबारा से कोरोना की जो लहर है वो दोबारा से आ गई है, जिसकी वजह से कई कंट्रीज में दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें सजग और सचेत रहना है। बिल्कुल डॉक्टर अपर्णा, इस समय मेड इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों वैक्सीन में बुनियादी फर्क क्या है? कोवैक्सीन जो है अभी उसकी फेज 3 ट्रायल्स की रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, जो चल रही है। तो इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल बोला है, ट्रायल मोड अप्रूवल बोला है। ट्रायल मोड अप्रूवल मतलब कि अभी फेज 3 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन इमरजेंसी यूज इसका अप्रूव कर दिया गया है। और कोविशील्ड दोनों में बेसिक जैसे वैक्सीन जो बना हुआ है उसमें ये फर्क है, एक तो इनएक्टिवेटेड वायरस है जो कोवैक्सीन है, और दूसरा एडिनो वायरस पर बना हुआ है, चिंपैंजी एडिनो वायरस पर, वायरल वेक्टर वैक्सीन उसको बोलते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमारे कंट्री में बहुत सारे इम्यूनाइजेशन ऐसे हैं जो और इन्फेक्शंस के लिए जो वैक्सीन दे रहे हैं, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसमें लगाते हैं, इसीलिए ये हमारा देखा भाला ये टाइप ऑफ वैक्सीन है और जो हमारी कंट्री में पहले भी यूज हुआ है, हमारी पॉपुलेशन में यूज हुआ है। इसीलिए इसको ट्रायल मोड पर फेज 2 के बाद में उन्होंने अप्रूव कर दिया है उसके रिजल्ट्स देख करके। और बाकी एफिकेसी वाइज इसके जो फेज 2 ट्रायल के रिजल्ट्स हैं उसमें एफिकेसी कोविशील्ड से रिलेटिवली बेटर है। बाकी साइड इफेक्ट्स दोनों में कम है एज कंपेयर टू mRNA बेस्ड वैक्सीन जो फाइजर और मॉडर्ना के हैं। इसकी स्टोरेज हम 2 to 8 डिग्रीज में करते हैं, जो हमारी कंट्री में उपलब्ध है। जो बाकी वैक्सीन के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज यूज करते हैं, वो इसके लिए ठीक है। जो mRNA वैक्सीन हैं जो यूएसए में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल हैं, उसके लिए हमको -70 डिग्रीज या -20 डिग्रीज की स्टोरेज चाहिए, जो कोल्ड चेन फैसिलिटी अभी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है सरकार, देख रही है कि कैसे कर सकते हैं। तो आगे अगर जरूरत पड़ी तो वो वैक्सीन्स भी अगर उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिले तो शायद हमारे देश में अवेलेबल हो जाए। जी, और डॉक्टर अपर्णा, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे देश में स्वदेशी वैक्सीन है या मेड इन इंडिया वैक्सीन है, उन्हें हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, जबकि जो दूसरी कंपैरेटिवली वैक्सीन है, चाहे हम फाइजर की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, तो इसमें जिस तरह का जो टेम्परेचर चाहिए तो उससे कहीं न कहीं एक कॉस्टिंग में काफी फर्क आ जाता है। तो भारत की जो वैक्सीन है वो काफी किफायती और कॉस्ट इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है और ये 208 रुपीज या 210 रुपीज कॉस्ट है गवर्नमेंट को और कोविशील्ड, और कोवैक्सीन की भी ऐसे ही है। और फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, उसकी कॉस्ट इससे काफी ज्यादा है। तो $40 to $60 जो बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है, अलग अलग कंट्री में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है कॉस्ट की, बट इससे कहीं ज्यादा है। मॉडर्ना की अबाउट 1000 रुपीज कॉस्ट करती है रफली, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो कॉस्ट में भी फर्क है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर डेवलप भी करें तो भी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो वैक्सीन की कॉस्ट भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, और उनमें एलर्जिक रिएक्शंस भी जैसा इनिशियल रिपोर्ट्स हैं रिलेटिवली ज्यादा है। लेकिन एफिकेसी
प्रोबेबली बेटर है जो इनिशियल रिपोर्ट से है, तो वो हमको देखना होगा। और इंडिया में अभी उनको अप्रूवल नहीं मिली है। जी डॉक्टर अपर्णा, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं से साझा की है कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किफायती हैं और शायद इसीलिए पूरा विश्व इन वैक्सीन्स के लिए भारत की ओर देख रहा है और भारत भी आगे बढ़ चढ़कर न सिर्फ देश में इन वैक्सीन्स को उपलब्ध करा रहा है बल्कि अपने जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं और विश्व के अन्य देशों के लिए भी इन वैक्सीन्स को भेज रहा है। और डॉक्टर अपर्णा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक बार हमने वैक्सीनेशन करा लिया तो इसकी डोज कितने अंतराल के बाद लगती है और इसके बाद हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो कितने दिन में पैदा हो जाएगी? दोनों वैक्सीन जो भी भारत में लग रहे हैं, दोनों में 2 डोजेस लग रही हैं। दोनों डोज के बीच में इंटरवल 4 हफ्ते का है। तो 2 डोजेस 4 हफ्ते के दौरान एंड इम्यूनिटी पूरी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद तक पीक पर रहती है। हालांकि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहली डोज के बाद भी बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज जो बोलते हैं वो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद में कहते हैं कि अब आप प्रोटेक्टिव हैं। तो ये 6 हफ्ते खास तौर पर हमको ज्यादा एहतियात बरतना, ज्यादा मतलब जो अभी कर रहे हैं उतना एहतियात पूरा बरतना है, क्योंकि तब तक फुल प्रोटेक्टिव लेवल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में नहीं आती हैं। हालांकि सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फर्स्ट डोज के बाद भी शुरू हो जाती है 2 हफ्ते के बाद। जी, तो अब हमारे साथ कार्यक्रम में बड़े सारे श्रोता हैं जो डॉक्टर अपर्णा आपसे सवाल करना चाहते हैं कोविड-19 को लेकर। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं, तब तक हम आपसे ये बात करते हैं कि अगर इनकी 2 डोज आपने ले ली तो इसके बाद जैसा कि आपने, लेकिन ये इफेक्टिव कितने समय तक, प्रभावी कितने समय तक इसका टीका रहता है? पूरी ड्यूरेशन अभी नहीं कह सकते हैं। वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 1.5 साल डेफिनेटली इसके बाद में इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन क्योंकि ये नए वैक्सीन है और अभी इनको बने फेज 3 ट्रायल्स एंड हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो कब तक ये एंटीबॉडी लेवल्स हमारी बॉडी में रहेंगी वो नहीं कह सकते। और आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में, देखा होगा, ये सुना होगा कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल्स एक चीज है, दूसरा हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन देती है मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी टी सेल्स ऐसा कहा गया है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए लास्ट करते हैं। कितने टाइम लास्ट करते हैं वो अभी भी, क्योंकि ये न्यू इन्फेक्शन है, हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एंटीबॉडी लेवल से ज्यादा टाइम लास्ट करते हैं, वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। जी। और वैक्सीन से जो कुछ रिसर्च, पूरी रिसर्च सब में मेमोरी टी सेल्स की रिसर्च अभी तक नहीं वो उपलब्ध है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि इट इज ऑल्सो लीडिंग ऑन टू प्रोटेक्शन बाय मेमोरी टी सेल्स। अब वो कब तक लास्ट करेगी, कितनी होएगी, अभी जल्दी है ये डिटेल्स आने में। डॉक्टर अपर्णा, इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम कॉल लेते हैं राजस्थान से सिकंदर जी की। सिकंदर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सिरदार जी। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल थोड़ा सा सर मुश्किल भी है और नहीं भी है सर। जी सर, मैंने राजस्थान में मैंने आज कम से कम सुबह 12 बजे मैंने सर वैक्सीन का टीका लगाया, राइट जी। तो सर वहां से मैं सर जब मैं घर आया तो सर मेरे को बुखार भी हो गया और जुकाम भी हो गया सर, क्या है ये? जी डॉक्टर अपर्णा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या मौसमी बुखार भी हो सकता है? ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है,
मौसमी बुखार भी हो सकता है। लेकिन वैक्सीन के ये नोन साइड इफेक्ट्स हैं। हम लोग जब बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, मीजल्स का इंजेक्शन लगवाते हैं वैक्सीन, तो सब में माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें आपको हल्का बुखार हो सकता है जो 1, 2, 3 दिन तक लास्ट कर सकता है। हाथ में स्वेलिंग हो सकती है, हाथ में पेन हो सकता है, थोड़ा शरीर में दर्द, सिर में दर्द, हल्की माइल्ड गिडीनेस सब हो सकती है, जिसमें खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोसिन की दवाई लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए जो बुखार कम कर देगी, और पेन के लिए दवाई ले सकते हैं। बाकी 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाते हैं और आप अपना पूरा नॉर्मल प्रतिक्रिया पूरे रूप से स्टार्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में कोई भी रिएक्शन नहीं है, लेकिन माइनर रिएक्शन कुछ पॉपुलेशन में हो सकती है, जिसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाकी वैक्सीन याद करेंगे तो बहुत सारे वैक्सीन में माइनर रिएक्शंस होते हैं जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये नया वैक्सीन है तो अभी लोगों के मन में आशंका हो रही है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे सब लोग इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और अब हम रुक करते हैं जी हम अपने अगले कॉलर को लेते हैं। रुक करते हैं रामपुर का, जहां से मोहम्मद अनीसुर रहमान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रहमान जी नमस्कार। हेलो सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरे कहने का मकसद ये है सर, जो इस टाइम पे कोरोना चल रहा है और सर इस टाइम साथ में जो खाना खाते हैं एक ही बर्तन में, तो सर खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जी डॉक्टर अपर्णा, अगर हम साथ में खाना खाते हैं तो इस समय कोरोना काल में ये कितना सुरक्षित है? बेटर है अगर हम अलग अलग बर्तन में खाएं, वो डेफिनेटली बेटर है। स्पेशली अगर आपके घर में ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या बाहर होकर के आए हैं, तो डेफिनेटली बेटर है कि अलग अलग खाएं। घर में अगर वरिष्ठ लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए अगर वो अलग बर्तन में खाएं तो बेटर है। और वरिष्ठ लोगों के लिए ये कहा गया अगर घर में है एल्डरली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो अलग अलग टाइम में खाएं तो बेटर है, क्योंकि खाने के समय में सबका मास्क उतरा होता है। तो जी बड़े लोगों का या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं तो वो अवॉइड करें तो बेटर है। और इस बीच मुकेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी मुकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुकेश जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। मैंने आज इसका टीका लगाया है जी। तो मुझे 4-5 घंटे हो गए, तो अभी हाथ में से सूनापन महसूस हो रहा है, एलर्जी टाइप महसूस हो रहा है। जी 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 डॉक्टर, तो ये क्या मुझे कब तक रहेगा ऐसा? जी डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ में थोड़ा सा अनइजीनेस है, तो ये कब तक रहेगी और क्या ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं? हो सकते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स 1 से 3 दिन तक रह सकता है। यूजुअली 24 to 48 आवर्स में रिकवर कर जाता है और धीरे धीरे अब ये कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसमें चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। और इस बीच अब हम रुख करते हैं बलरामपुर का, उत्तर प्रदेश से, जहां से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे सर वैक्सीन के बारे में मतलब आप शुरू में भी बताए थे जब आए थे, इसके बाद में मैम से भी आपने बहुत सारे मतलब टिप्स पूछे, इसके बारे में उन्होंने दिया भी। तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे जो हमारे विटामिन होती, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए इतना स्ट्रांग होती, मजबूत होती, तो सर क्या वो कोरोना वायरस में कितना कारगर साबित हुआ जो विटामिन है, इसके बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद। जी डॉक्टर अपर्णा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोरोना से जंग लड़ने के लिए विटामिन का कितना रोल है और वो इम्यूनिटी बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये जानना चाहते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी डेफिनेटली इम्यूनिटी में काफी हेल्प करते हैं और बॉडी में विटामिन की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन की कमी से और काफी चीजें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
लेकिन विटामिन सी, विटामिन डी डेफिनेटली इम्यून बूस्टर्स हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए। ऐसा पाया गया कि कई लोग इसके चलते डेली हाई डोज विटामिन डी, विटामिन सी ले रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ विटामिन भी हानिकारक हो सकते हैं। नॉर्मल लेवल होना चाहिए बॉडी में, डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी कम होगी, लेकिन अगर हम एक्सेस लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, एक संतुलित मात्रा में हमें विटामिन का प्रयोग करना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ गोरखपुर से कार्यक्रम में शैलेश कुमार जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप? मेरा सवाल ये है जी। कि पहले आज से 40 वर्ष पहले जी डाइक्रास्टिस इंटेंसिलिन ग्रुप की दवाइयां लेने के लिए लोगों को जांच करवाना पड़ता था, वो एलर्जिक हो जाते थे। जी ठीक यही स्थिति टेटनस वैक्सीन के साथ थी, टेटनस की एटीएस के इंजेक्शन के साथ। जी दवाइयां तो बंद हो गई, लेकिन उस जमाने के लोग आज भी जिंदा हैं, क्या उनको भी एलर्जिक कहा जाएगा? एलर्जी के संबंध में उनको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? जी डॉक्टर अपर्णा, जिन लोगों को एलर्जिक हैं जो लोग, तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन लगवाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा? अभी कोवैक्सीन क्योंकि ट्रायल मोड में बोला गया है, इसीलिए उनकी रिकमेंडेशन ये है कि जिनमें भी एलर्जी है वो लोग ये वैक्सीन फिलहाल नहीं लगवाएं, कुछ टाइम और ऑब्जर्व करने के बाद में फिर लगवाएं। जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, उसमें जिनमें सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जैसे जिसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस, जिसमें शॉक हो सकता है और सिवियर रिएक्शन हो जाता है। अगर आपको किसी भी चीज से, किसी खाने के पदार्थ से, किसी दवाई से या और किसी चीज से कभी भी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो उन लोगों में बोला गया है कि आप या तो ये वैक्सीन नहीं लगवाएं अभी, या फिर ऐसी फैसिलिटी में लगवाएं, मेडिकल केयर जहां पे पूरी तरह से अवेलेबल हो, तो वैसी जगह लगवाएं, या फिर अभी नहीं लगवाएं जिनमें एनाफाइलैक्सिस की हिस्ट्री हो। कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन में कोई भी एलर्जी हो तो अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवाएं। जी, और डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीनेशन के बाद वहां पे आपको थोड़ी देर इंतजार भी करना पड़ता है, आधे घंटे? बिल्कुल बिल्कुल, आधे घंटे तक आपकी मॉनिटरिंग होती है। पहले आप रजिस्टर करते हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगता है और फिर उसका एक अलग एरिया है जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको आधे घंटे तक बिठाया जाता है। जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ट्रेन्ड नर्स या डॉक्टर उनको देखते हैं और जो जैसे दवाई की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जो जरूरत होती है वो देते हैं। कोवैक्सीन क्योंकि ट्रायल मोड में कहा गया है, उसमें आपको एक फॉर्म भी मिलता है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हल्का बुखार हो या हल्का दर्द है या शरीर में दर्द है, हेडेक है, डिजीनेस है, वो सब आप नोट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद वीकली आप नोट करते हैं और जब आप सेकेंड डोज लेने जाएंगे तब आप वो फॉर्म वापस वो सेंटर में उनको देते हैं, जिससे आपको जितनी भी प्रॉब्लम हुई है वो सब की सब नोट करते हैं वो लोग। तो उसके रिजल्ट समय पर बाद में आएंगे, एनालाइज होंगे और आएंगे। जी, और डॉक्टर अपर्णा, अब हम रुख करते हैं मुरादाबाद का, जहां से मकसूद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जैसा कि सर ठीक होने वालों की दर सप्ताह में हो चुकी है, तो जब तक ये वैक्सीन टीकाकरण सभी लोगों के लिए होगा तो लगता है कि जैसे दर जो है पूरी 50% ठीक हो जाएगी। तो आगे जो है ये जो टीकाकरण हो रहा है तो ये ठीक करने के लिए हो रहा है या आगे ना फैले इसके लिए, और आगे लाइफ टाइम तक पूरी मतलब जितनी भी नस्लें आएंगी हमेशा के लिए ये टीकाकरण होता रहेगा? जी, डॉक्टर अपर्णा ये जानना चाहते हैं कि एक बार टीकाकरण होने के बाद क्या कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और ये इसको टीका इससे ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या संभावना बनी रहेगी? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसकी तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं पोलियो को इरेडिकेट करने में कितने साल लग गए।
मीजल्स, मम्प्स, उसका टीका है लेकिन अभी भी हो रहे हैं। BCG वैक्सीनेशन है टीबी के लिए, लेकिन टीबी हो रही है। इससे वैक्सीन से ये होगा कि आप में सीवियर डिजीज नहीं होगी। जो भी डेथ्स हो रही हैं वो हम लोग अवॉइड कर सकेंगे। जो लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ रही है वो अवॉइड हो जाएगी, और नंबर ऑफ लोग जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो एक आम डिजीज जैसे है ये भी बीमारी शायद वैसे ही हो जाए। जो इसका खौफ है वो कम हो जाना चाहिए, सिवियरिटी कम हो जानी चाहिए। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अगर किसी को बीमारी हो भी जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है, सीवियरिटी है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ऐसे में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी किसी को। और इस बीच डॉक्टर अपर्णा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हमने जो भी वैक्सीन हम लगवाते हैं तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोई प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है, और वैक्सीन लगवाने जाते समय क्या हमें खाली पेट का रहना पड़ता है या हम कभी भी लगवा सकते हैं? नहीं, खाली पेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि उस समय अगर हमको कोई भी बीमारी, अगर पहले से बुखार है, कोई निमोनिया है, कुछ और है, तो हम उस समय वैक्सीन के लिए ना जाएं। जी, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो हम उस समय वैक्सीन के लिए ना जाएं। और जो फॉर्म, कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं, जो आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रश्न पूछते हैं, उसका सही सही जवाब दें। कुछ लोग अपनी सही हेल्थ कंडीशन नहीं बताते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको सब प्रश्नों का जवाब सही देना है, और अगर हमको कोई बीमारी है, उस समय कोई भी इन्फेक्शन है एक्टिव, तो हमको वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना है। बाकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हर वैक्सीन की मेंशन्ड है। ब्लड थिनर्स की बात थी, दोनों वैक्सीन जो अभी इंडिया में लग रहे हैं, उन्होंने लिखा था इनिशियल उसमें कि अगर आप ब्लड थिनर्स वो बोलते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट्स, हार्ट अटैक के पेशेंट्स, जो दवाई हम लोग देते हैं ताकि क्लॉटिंग नहीं हो बॉडी में। एस्पिरिन है जो कॉमनली यूज्ड है जी, और भी दवाइयां यूज्ड है, मोस्ट कॉमन एस्पिरिन जी। तो और डॉक्टर अपर्णा जी, और हमारे समय बहुत कम बचा है और हम लास्ट कॉलर को ले देते हैं। राजेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बाड़मेर राजस्थान से। राजेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। सर हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अब आम जनता तक वैक्सीन कब तक पहुंच जाएगी? जी डॉक्टर अपर्णा, आम जनता तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी ये जानना चाहते हैं। जी, अभी फेज 1 चल रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फ्रंटलाइन वर्कर्स का अब शुरू हो रहा है। सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगा। होप ये है कि एंड मार्च के बाद में अप्रैल से शायद एल्डरली पॉपुलेशन और 50 साल से कम विद कोमॉर्बिडिटीज उनको लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हेल्दी एडल्ट्स को भी मिलने लगेगा। इसमें शायद 6 महीने का टाइम लगे। और अभी गुड न्यूज ये है कि भारत में और भी वैक्सीन जिनकी एफिकेसी अभी हो रही है, तो शायद अप्रूवल हो जाए। उससे हमारी क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन बढ़ जाएंगी, वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ जाएंगे, तो उससे हम लोग ज्यादा लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अपर्णा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानी बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।